कल्पक, इस वक्त भरत सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। अगर आप उनसे कोई सवाल लेना चाहें तो वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। भरत भाई, अब तो सिर्फ ये जानना है कि विजय रूपाणी जी के इस्तीफे से क्या कांग्रेस को कोई फायदा होता नजर आ रहा है गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन से? हेलो भरत सोलंकी, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है आवाज। आपसे सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को विजय रूपाणी के इस्तीफे से कोई फायदा होता नजर आ रहा है? देखिए, मैंने तो बहुत पहले कहा था कि बीजेपी विजय रूपाणी का रेजिग्नेशन ले लेगा, बिकॉज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड एंटी पीपल मूवमेंट के हिसाब से, और बीजेपी को हारने का डर हो जाएगा, इसलिए वो विजय रूपाणी जी का रेजिग्नेशन ले लेंगे, जो आज हुआ है। क्योंकि वो डरे हुए हैं कि वो गुजरात में हारने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे समय काल में कोरोना से लेके बहुत सारी बातों में वो फेल हो गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया था। भरत जी आप रहिए मेरे साथ। देखिए, वो तस्वीरें आ रही हैं जब भरत सोलंकी राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलने पहुंचे। वो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर विजय रूपाणी पहुंचे वहां पर राज्यपाल से मिलने, और विजय रूपाणी ने वहां पर अपना इस्तीफा सौंपा। भूपेंद्र यादव वहां पर देख सकते हैं आप, मनसुख मांडविया भी दिख रहे हैं, यहाँ पर नितिन पटेल भी हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर वो तस्वीरें इस वक्त साफ यहाँ पर सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए जब आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल से मिलने पहुंचे सीएम विजय रूपाणी, और उन्होंने वहां पर अपना इस्तीफा सौंपा। उनके साथ आप देख सकते हैं गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं, उनके साथ उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल दिख रहे हैं। वहां पर हमें मनसुख मांडविया दिख रहे हैं, जो कि गुजरात से आते हैं, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और वहां पर ये तस्वीरें आने के बाद अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका ऐलान भी कर दिया। हाँ बोलिए भरत जी, तस्वीरें हमने दिखा दी, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है इसका कारण, और क्या कांग्रेस इसको कैसे देखती है? देखिए, हम कह रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बोथ हैड miserably failed to help people during even कोरोना, और बाकी भी वो संभालने के लिए सक्षम नहीं थे। वो एंटी पीपल प्रोग्राम में वो चले गए थे, तो उनका रेजिग्नेशन मतलब लेने ही वाले थे। ये मैंने बहुत पहले ट्वीट किया था, क्योंकि भाजपा को बचने के लिए चेहरा बदलने की वो कोशिश करेंगे, तो ये इनकी कोशिश का भाग है। फिर भी वो बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना डैमेज उन्होंने गुजरात की जनता को कर दिया है। और डेप्यूटी सीएम का भी रेजिग्नेशन ले लेना चाहिए था, क्योंकि वो भी ये कोरोना काल में गुजरात की जनता को बचाने में सफल नहीं रहे। कल्पक, ओवर टू यू। जी भरत भाई, इस सब से आपने कहा कि पॉलिटिकली फेल्योर है सरकार का, पर आपको ये नहीं लगता कि इस पूरे कोरोना काल में कांग्रेस भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पे उभरने में कहीं ना कहीं थोड़ी नाकाम रही है? आपके खुद के संगठन में भी अध्यक्ष आपके रिजाइन कर चुके हैं, आपके नेता विपक्ष रिजाइन कर चुके हैं, और अभी आप नया अध्यक्ष, नया नेतृत्व खुद का भी तय नहीं कर पा रहे हैं, और गुजरात के नेतृत्व की बात करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? वो हो जाएगा, कर लेंगे। हमारा हाईकमांड तय करने की तैयारी में है, और बाकी जब जब जरूर पड़ी थी गुजरात की जनता की आवाज को बुलंद करने की, हम गवर्नर को मिले थे, मुख्यमंत्री को बहुत बार मिले थे, हमने सुझाव दिए थे और कहा था हम आपका समर्थन करेंगे गुजरात की जनता का बचाव करने के लिए। हमें राजनीति नहीं करनी है, फिर भी हमारी बातों को मुख्यमंत्री ने या किसी ने सुना नहीं, और जनता का बड़ा बेहाल हुआ, और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट हैज लेड। अभी बीजेपी को बचना है 2022 में, अब क्या करती है देखो। और 2022 के बदले ये भी नहीं सोचे कि जल्दी चुनाव ले आई है, पर अभी डर जाएगी बीजेपी, क्योंकि वो अपने घर को ठीक करने में उसको बहुत टाइम लगेगा। आप निश्चिंत हैं? लेकिन हम जनता के साथ रहेंगे, और जनता के साथ रह के उसकी जो आवाज है, उनके जो प्रश्न है, उसके साथ खड़े रहेंगे, महंगाई से लेके बेकार नहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता भरत जी कि यहाँ पर बीजेपी ये भी कह सकती है कि देखिए यहाँ पर हमने नेतृत्व परिवर्तन किया, हम यहाँ पर स्वीकार करते हैं कि कहीं कोई कमी थी, हमने इसलिए यहाँ पर देखो और ज्यादा सक्षम इंसान को लाकर बैठाया। वो तो मानेंगे, कहेंगे क्या देखिए हमने किया? वो जरूर कहेंगे कि वो सक्षम इंसान को ला रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है जब दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तब वो सक्षम मान के ही बनाया था।
हम तो पहले भी कहते थे कि विजय रूपाणी जी इतने सक्षम नहीं है, ठीक आदमी है, लेकिन उनके आसपास के भी जो लोग, चाहे डेप्यूटी मुख्यमंत्री हो, उनकी जो बातें हैं वो एंटी पीपल है, वो पार्टी को, उनको ही खुद को आने वाले समय में नुकसान करेगी। और हाँ ठीक है, शुक्रिया भरत सोलंकी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, तीन चेहरे आपको दिखाते हैं जो गुजरात सीएम की रेस में सबसे आगे इस वक्त हैं विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद, क्योंकि विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद ये तीन चेहरे, मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री और नितिन पटेल डेप्यूटी सीएम फाइनेंस मिनिस्टर वहां के गुजरात के, और इन तीनों को आप देख रहे हैं। और हो सकता है कि इन तीनों के अलावा भी कल पर कोई चौंकाने वाला चेहरा हो। ये तीन चेहरे तो जो सबसे हैवी वेट हैं इस वक्त गुजरात की पॉलिटिक्स में, वो तो यही है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि इनके अलावा भी कोई चौंकाने वाला चेहरा भी हो सकता है? देखिए, चौंकाने वाली बात तो नहीं, पर इनके अलावा जिस चेहरे के नाम पे लंबे समय से चर्चा चल रही है वो है चंद्रकांत पाटिल, यानी CR पाटिल का, जो इस समय गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं और लोकसभा के सांसद हैं नवसारी से। पाटिल करीब 2 दशक से ज्यादा समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और हाईएस्ट मार्जिन से चुनाव जीतने वाले सांसद हैं वो गुजरात के। और खास तौर पे ये माना जा रहा है यहाँ पर कि उन्हें PM की पसंद माना जाता है पाटिल को, जब उन्हें अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। और आप अगर पैटर्न की बात करें तो देखिए, जब आनंदीबेन पटेल को भी बदला गया तो उसके पहले रूपाणी जो थे उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में लिया गया और फिर बदला गया। इस तरह अभी इसमें गुजरात बीजेपी के अंदर जिन नामों को हम दिखा रहे हैं उसके अलावा एक जो मेजर नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है वो है CR पाटिल का, क्योंकि पाटिल को माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री की पसंद हो सकते हैं। इसलिए इन नामों में भी पाटिल के अलावा एक दूसरा महत्वपूर्ण नाम है, तो वो है मनसुख मांडविया का, जिनको लेकर ये माना जाता है कि एज इज नॉट इन साइड, यानी उम्र उनके साथ है। और खास तौर पे जिस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार में जिस तरह से उनके काम का अनुभव रहा है और PM की कार्यशैली को जिस तरह से उन्होंने फॉलो किया है, उसको लेकर ये कहा जाता है कि हो सकता है कि मांडविया भी दूसरी ऑप्शन के तौर पर हो सकते हैं। नितिन भाई के नाम को लेकर अभी उतनी सहमति पार्टी के भीतर दिखाई नहीं दे रही है। और क्या ये माने कि ये चुनौती आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए हो सकती है, इसको जस्टिफाई करना कि CM क्यों बदला? देखिए, ये मुझे नहीं लगता, जैसा कि आपने यदि मुख्यमंत्री के बयान को सुना हो तो ये दरअसल ये माना जाता है कि रिले रेस की तरह है। तो पोस्ट पे कोई भी आए, मैंने जैसा आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर गुजरात में बीजेपी के समीकरण पूरी तरह से अलग हैं। यहाँ पर बीजेपी के ऊपर प्रधानमंत्री जी की निजी छवि हावी है। यहाँ पर लोग मानते हैं कि देश का नेतृत्व गुजरात से गया है, तो एक जरूर का भाव बीजेपी के अंदर होता है वो। तो कुल मिलाकर गुजरात बीजेपी की तुलना हम अन्य किसी संगठन लेकिन सवाल ये है कि अगर आप होलसम में देखें यहाँ पर कल्पक, तो विजय रूपाणी चौथे मुख्यमंत्री हैं। पहले तीरथ सिंह रावत, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर यहाँ पर येदियुरप्पा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर येदियुरप्पा और अब विजय रूपाणी। तो ये बार बार एक साल के अंदर ये चौथा CM है जो बीजेपी ने चेंज किया। और गुजरात तो बहुत बड़ा स्टेट है बीजेपी के लिए, वहां पर इस CM का बदला जाना, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप बार बार अपने CM हर जगह से क्यों बदल रहे हैं? देखिए, सवाल पूछा जा रहा है, पार्टी के भीतर जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि यह पार्टी से एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानती है, नए लोगों को सामने आने मौका देने की बात मानती है। जैसे कि यहाँ पर हाल ही में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें पार्टी ने 60 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को ही टिकट दिया। ये एक नया प्रयोग किया था। तो पार्टी का यह कहना था कि युवाओं को, लेकिन CR पाटिल ने तो साफ कर दिया ना कि वो हम पार्टी में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो 11 तो मंत्री हमारे पास हैं, ऐसे हमारे 34 तो ऐसे विधायक हैं, फिर हम पार्टी में लागू करेंगे तो सबका टिकट काटना पड़ेगा। यस, उन्होंने, पाटिल ने ये कहा कि ऐसा हो तो, पर उसमें केंद्रीय संसदीय समिति के ऊपर उन्होंने बात टाल दी थी और उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। कुल मिला के यहाँ पर गुजरात में नेतृत्व कमान चाहे किसी के भी हाथ में हो, मैंने वही पहले भी कहा है कि जो भी व्यक्ति आएगा उसे ये मान के चलना है कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य का मुख्यमंत्री है वो, और उस गद्दी पर पहले खुद नरेंद्र भाई बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति आएगा उसके ऊपर बीजेपी के कोई इंस्पिरेशन डायरेक्ट रहेंगे कि बीजेपी ये मानेगी कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर संगठन के तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा, समूह के तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा। और अच्छा, एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर प्रदर्शन देखें तो विजय रूपाणी का प्रदर्शन क्या खराब मानते हैं आप, या मानते हैं जिस तरह से वो चुनाव भी जीत कर आए, एक बड़ा टाइट इलेक्शन जीत कर आए, और उसके बाद स्थानीय निकायों में भी बीजेपी वहां पर ठीक ठाक करती दिख रही है, आम आदमी पार्टी की चुनौती के बावजूद वहां पर बीजेपी को कोई खासा नुकसान नहीं होता दिख रहा, तो क्या आप मानते हैं कि उनका प्रदर्शन पॉलिटिकली तो ठीक था ही पार्टी के लिहाज से?
देखिए, बतौर मुख्यमंत्री रूपाणी का प्रदर्शन पॉलिटिकली ठीक ही था। हाँ। और जिस तरह के पाटीदार आंदोलन और उसके बाद उन्होंने टेक ओवर किया, उसके बाद से आप देखें तो राज्य में कोई उस तरह जातिगत कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं हुआ। और रूपाणी के नेतृत्व में ही जिस तरह से ये मान लीजिए मुख्यमंत्री की सफलता विफलता को लेकर कोरोना से जुड़ी बातें भी सामने आ रही है कि किस तरह से कोरोना को हैंडल किया गया। तो गुजरात में एक पीक था, लेकिन उसके बाद से आप पिछले कई दिनों से एक पैटर्न देखिए तो गुजरात में नंबर ऑफ केसेस जो है कोरोना के केसेस भी काफी कम हो चुके हैं। तो कुल मिला के औसत आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो ओवरऑल कार्यकाल रहा है वो औसत रहा है। उन्होंने कई सारे बड़े निर्णय भी लिए हैं जिसका, लेकिन इस सब से अगले आने वाले मुख्यमंत्री जो हैं उनकी छवि का और चुनाव का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं रहेगा, क्योंकि पोस्टर बॉय, जैसे मैंने पहले कहा, पोस्टर बॉय तो एक ही रहने वाला है। पोस्टर एक ही व्यक्ति का रहेगा, जय जयकारा उन्हीं के नाम का होगा। और गुजरात बीजेपी इसलिए ये आवश्यक भी है बीजेपी के लिए भी कि वो मोदी जी के चेहरे को ही पोस्टर पे सबसे बड़ा दिखाएं। बाकी जो भी फोटो आते हैं वो छोटे इस तरह के रहते हैं, उसी जगह पर रहेंगे, चाहे फिर वो किसी का भी फोटो हो। शुक्रिया कल्पक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने बड़े अच्छे से समझा दिया कि गुजरात बीजेपी की इस हलचल को कैसे देखा जाए और कैसे ये एक दिन का काम नहीं है, ये जरूर पहले से डिसाइड था और अब देखना ये है कि नया चेहरा कौन होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।